टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल जो कि फीमेल्स में देखने को मिलती है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्यूबर्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिवेट प्यूबर्टी पे ही क्यों होती है। तो प्यूबर्टी पे क्या होता है, हमारी मेनली जो एचपीओ एक्सेस होती है। अब एचपीओ एक्सेस क्या होती है, तो हम एचपीओ एक्सेस होती है अपनी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस। ये एक्सेस जो होती है हमारी एक्टिवेट हो जाती है एट प्यूबर्टी। इस एक्सेस का फीचर क्या है, जब प्यूबर्टी आती है अपनी एट प्यूबर्टी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो जीएनआरएच रिलीज करना शुरू कर देता है। जीएनआरएच का मतलब है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच जो होता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, अब इससे दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक अपना होता है एफएसएच, एक होता है अपना एलएच, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन्स मेन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज कराने के लिए, एमसी। अब हमें पता है बर्थ से पहले ही हमारे फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो फॉलिकल्स होते कैसे हैं, तो हम बात करते हैं फॉलिकल्स की। तो सबसे पहले आता है अपने पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या होता है, देखो ये बीच में एक सेंटर होता है, इसमें क्या होता है, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स की एक सिंगल लाइनिंग होती है। उस फॉलिकल जिस फॉलिकल में फ्लैट फॉलिकल सेल्स की सिंगल लाइनिंग हुई है, उन फॉलिकल्स को बोलेंगे अपन प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल हैं वो डेवलप हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे दो तरह के सेल्स डेवलप हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस हमारा थोड़ा छुप गया है तो मैंने इसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो मेनली ये अपने हैं फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स, ये हैं अपने क्यूबॉइडल सेल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स की बात करें तो जो बाहर वाले हैं वो होते हैं थीका सेल्स, और जो अंदर वाले हैं वो होते हैं अपने पास ग्रेफियन सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स, सॉरी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अपने पास जो थीका सेल्स हैं वो आउटर साइड में होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं वो इनर साइड में होते हैं। याद कैसे करेंगे, आउटर में टी आता है और थीका में भी टी आता है, तो ऐसे याद कर लेना कि बाहर होते हैं थीका सेल, अंदर होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल में। जो टर्शियरी फॉलिकल होता है उसे बोलते हैं अपन एंट्रल फॉलिकल। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इसे टर्शियरी फॉलिकल को हम एंट्रल फॉलिकल क्यों बोलते हैं। टर्शियरी फॉलिकल को एंट्रल फॉलिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्रल कैविटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। एंट्रल कैविटी कैसे दिखती है, अभी देखो, ये सेंटर हो गया, ये एंट्रल कैविटी हो गया, ये अपने पास अंदर हो गए ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये बाहर हो गए अपने पास थीका सेल्स। ठीक है, तो अपने पास हो गया ये एंट्रल फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल से पहले वाली स्टेज सेकेंडरी फॉलिकल है, तो इस स्टेज को अपन नाम दे सकते हैं प्री एंट्रल फॉलिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है टर्शियरी फॉलिकल जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें क्या होता है, मेन काम आता है अब एफएसएच एलएच का प्यूबर्टी पे। तो एफएसएच एलएच में क्या करता है, अब इसको मैं मिटा देती हूँ जिससे क्रिएट हो जाए जगह। अब देखो प्यूबर्टी पे क्या होगा, जो हमारा एफएसएच है वो काम करना शुरू करेगा, एफएसएच एक्ट ऑन ग्रैनुलोसा सेल पे। हमारे पास दो तरीके के सेल्स थे टर्शियरी फॉलिकल में, एक ग्रैनुलोसा सेल था, एक थीका सेल था। ग्रैनुलोसा सेल पे क्या होता है, एफएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं और एलएच के रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हार्मोन होता है वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही काम करता है। तो अगर किसी सेल पे हमें काम करवाना है तो उसके रिसेप्टर्स होना ज़रूरी है। तो ग्रैनुलोसा सेल पे एफएसएच के रिसेप्टर्स हैं, एलएच रिसेप्टर्स हैं। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तो यहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, अब एफएसएच जो होता है वो ग्रैनुलोसा सेल के रिसेप्टर्स पे काम करता है।
ग्रैनुलोसा सेल के रिसेप्टर्स पे काम करके ये रिलीज करवाता है 3 हार्मोन। 3 हार्मोन का नाम कौन कौन सा है? सबसे पहले एस्ट्रोजन, दूसरा इनिबिन बी, तीसरा एंटीमुलेरिन हार्मोन। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन के काम होता है 3 काम। सबसे पहले ये क्या करता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है हमारी जो एंडोमेट्रियम होता है उसकी थिकनिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। अब प्रोलिफरेशन करा दिया एंडोमेट्रियम का, यही कारण होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मना कर देते हैं एस्ट्रोजन को अकेले देने को फीमेल में। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि ये जो होता है एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करेगा तो एंडोमेट्रियम जो होता है उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा एंडोमेट्रियम सेल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया हो सकता है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं एस्ट्रोजन में एंडोमेट्रियम में वो बढ़ रहे हैं, डैट कैन लीड टू कैंसर। इसलिए कभी भी एस्ट्रोजन अकेले नहीं दिया जाता है प्रोजेस्टेरॉन के साथ। अब एस्ट्रोजन जो होता है उसका दूसरा फंक्शन, ये सब भूल जाओ, बहुत हाई लेवल की बातें हैं। तो हमारा मेन फंक्शन था इसका प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। दूसरा फंक्शन था हमारा एस्ट्रोजन का क्या? कि ये जो होता है नेगेटिव फीडबैक देता है। किस पे? FSH पे और LH पे। अब देखो बात करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देगा FSH पे, तो इसमें क्या होगा? अब FSH की वजह से ही जितने भी फॉलिकल्स हैं, FSH जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल। ये बात याद रखना, ये टू बी रिमेंबर्ड बात है कि FSH की वजह से ही सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल में। अगर FSH नहीं होगा, जो प्यूबर्टी से पहले नहीं होता, तो वहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स में ही हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो स्टेज मतलब रुक जाती है, वहीं स्टेज रुक जाती है। जब FSH आएगा तो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। अब FSH ने काम किया, एस्ट्रोजन रिलीज करवाया, एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया FSH पे। अब क्या करेगा? FSH पे नेगेटिव फीडबैक, FSH कम, तो यहाँ पे एट्रेजिया हो जाएगा सारे फॉलिकल्स का, एट्रेजिया ऑफ ऑल द फॉलिकल्स। एट्रेजिया का मतलब होता है कि स्टॉपेज। अब जितने फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे टर्शियरी फॉलिकल में, एक्सेप्ट कौन सा फॉलिकल? डोमिनेंट फॉलिकल। डोमिनेंट फॉलिकल वो फॉलिकल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा FH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से यही रीज़न है रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल ओवा इन 1 साइकिल। हमें पता है एक साइकिल में सिर्फ एक सिंगल ओवा निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि FSH जो होता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक पड़ता है FSH पे, जिसकी वजह से बाकी सारे फॉलिकल्स का एट्रेजिया हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक अपन को पता है LH पे पड़ता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन का अमाउंट मोर देन 200 पिकोग्राम हो जाता है 48 घंटों के लिए, 48 घंटे मतलब 2 दिन के लिए, जब हमारी बॉडी में 2 दिन के लिए एस्ट्रोजन का अमाउंट 200 पिकोग्राम से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देता है ये LH को, जिसकी वजह से दैट लीड टू LH सर्ज। समझ आ गई बात? अब LH सर्ज हुई। इनिबिन बी का भी काम यही होता है कि ये भी नेगेटिव फीडबैक देता है FSH पे। एंटीमुलेरिन हार्मोन बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा इसके पढ़ने की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन LH सर्ज की। तो अब LH सर्ज की बात करते हैं। LH सर्ज को अलग पेन से लिख देते हैं जिससे याद रहे। देखो अब LH सर्ज की बात करते हैं। LH सर्ज में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले LH सर्ज जो होता है वो क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाता है। इसमें क्या होता है? जो LH होता है वो एक्ट करता है, LH एक्ट करता है ऑन द ग्रैनुलोसा सेल्स पे। ग्रैनुलोसा सेल्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पर काम करेगा। तो जब ग्रैनुलोसा सेल के रिसेप्टर्स पे काम करेगा तो उससे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? वैक्यूल्स डेवलप हो जाएंगे, या फिर जैसे बोले यहाँ पे ल्यूटियाइजेशन ऑफ फॉलिकल्स। ल्यूटियाइजेशन ऑफ फॉलिकल्स का मतलब होता है कि यहाँ वैक्यूल्स डेवलप कर जाते हैं। वैक्यूल्स मतलब सीक्रेटरी पाउच, जिससे क्या रिलीज होता है अपने पास? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में, तो इसलिए ये जो होता है पॉजिटिव फीडबैक देता है। किस पे? LH पे और FSH पे। एक बात क्लियर हो गई। अब LH सर्च की वजह से दूसरा हार्मोन रिलीज, दूसरा चीज़ क्या होती है अपने पास? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब जो प्राइमरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte की वजह से अपने पास ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ओव्यूलेशन लाया कौन? LH सर्च। लेकिन हुआ किसके बाद? FSH और LH सर्च के बाद। तो 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि ओव्यूलेशन इज फॉलोड, ओव्यूलेशन अकर्ड फॉलोड बाय FSH एंड LH सर्च, बट इट अकर्स बिकॉज ऑफ LH सर्च की वजह से। तीसरी अपन बात करते हैं, ये जो होता है थीका सेल्स पे काम करता है।
अपन को पता था फॉलिकल्स में दो तरह के सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स और थीका सेल्स। तो थीका सेल्स जो होता है उससे एलएच काम करेगा, तो क्या रिलीज करवाएगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, किस एंजाइम की मदद से, एरोमेटेज एंजाइम की मदद से। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की E1 और E2 एस्ट्रोजन बनते हैं। अब ये जो एलएस सर्ज है, एलएस सर्ज हुआ 14 डे पे, ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन के बाद अपन को पता है जो अपने फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस लूटियम में। तो कॉर्पस लूटियम की जो ग्रोथ और एक्टिविटी है वो मेंटेन कौन करता है, एलएच। और इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, एट डे 22, जिसके बाद ये डिजनरेट होना शुरू हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉर्पस लूटियम की मेन। तो देखो जो कॉर्पस लूटियम है वो 3 हार्मोन रिलीज करता है। सबसे पहला कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा, एस्ट्रोजन। तीसरा कौन सा, इनिबिन ए। वहाँ हमने बात की थी इनिबिन बी की, जो एफएसएच जो ग्रैनुलोसा सेल्स रिलीज कर रही हैं। ये कॉर्पस लूटियम रिलीज करता है इनिबिन ए। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन की हम बात करते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, अब प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि कॉर्पस लूटियम सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक देता है किस पे, ऑन एफएसएच, ऑन। इसमें क्या होता है, एक मिनट, हाँ देखो सुनो, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है अपनी एंडोमेट्रियम को। जो एस्ट्रोजन था वो प्रोलिफरेट करा था और ये प्रोजेस्टेरोन स्टेबलाइज करता है एंडोमेट्रियम को। दूसरा फंक्शन ये होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच पे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में। जब ये कम अमाउंट में था तभी पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था एलएच और एफएसएच पे। अगर ये नेगेटिव फीडबैक देगा एलएच पे तो एलएच कम होगा। एलएच अगर कम हुआ तो कॉर्पस लूटियम का जो एक्टिविटी और ग्रोथ है वो कम होगा, जिसकी वजह से कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एस्ट्रोजन और इनिबिन ए का वही काम, घिसा पिटा सा, नेगेटिव फीडबैक देना एफएसएच पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। एलएच कम हो रहा है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अगर एलएच कम हो रहा है तो कॉर्पस लूटियम की एक्टिविटी कम हो रही है, कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो रहा है। कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन को भी ले डूबेगा। वही वाली बात है, हम तो डूबे से हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा, एस्ट्रोजन भी कम होगा, इनिबिन ए भी कम होगा। अब प्रोजेस्टेरोन अगर कम हुआ तो एंडोमेट्रियम को जो सपोर्ट मिल रहा था या स्टेबलाइज जो कर रहा था वो खत्म, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी, एंडोमेट्रियल शेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्टर्स और रिलीज होते हैं। कौन से, PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल को, ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से पेन देखने को मिलता है, जो कि बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में अक्सर फीमेल्स को पेन होता है। वो किस वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से। और यहाँ ब्लीडिंग भी इसी वजह से होती है, एंडोमेट्रियल शेडिंग की वजह से। एस्ट्रोजन और इनिबिन ए कम हुआ, तो एस्ट्रोजन इनिबिन ए कम हुआ तो मतलब यहाँ पे क्या डालेगा, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या था, एस्ट्रोजन इनिबिन ए था तो वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा था एफएसएच पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिबिशन हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक का। मतलब जो नेगेटिव फीडबैक है उसका इनिबिशन हो जाएगा। इनिबिशन की वजह से जो एफएसएच का अमाउंट है वो बढ़ेगा। एफएसएच अमाउंट बढ़ेगा, दोबारा ग्रैनुलोसा सेल पे काम करेगा, दोबारा से एस्ट्रोजन कराएगा, दोबारा से एलएस सर्ज होगी, साइकिल रिपीट इटसेल्फ। तो अपन को अब सारे हार्मोन्स के फंक्शन मालूम पड़ गए। तो अपन क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, अपन को पता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो होती है टोटल 28 दिन की, डे 1 से लेकर डे 28 तक। वैसे ही बहुत वेरी करती है फीमेल्स में, 28 से 32, कुछ लोगों की 32 भी होती है, कुछ लोगों की 40 दिन की भी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइडियली अपन ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि एक फीमेल है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है डे 1 से 28 दिनों की। इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डे 1 से डे 5, डे 5 से डे 14, ओव्यूलेशन हो रहा है डे 14 से डे 28। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले डे 1। डे 1 हम किस चीज़ को मान रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को MC लिख रही हूँ, ठीक है। डे 1 डे 5, अब यहाँ पे क्या होंगे, अपन 3 तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक फॉलिकल्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक यूट्राइट्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक हार्मोन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बात डे 1 से डे 5 के बीच की।
तो यहाँ पे 3 जगहों पे क्या इफेक्ट देखने को मिला? सबसे पहले हार्मोन्स पे, ओवरी पे और यूट्रस पे। तो अपन को पता है जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो प्रोजेस्टेरॉन तो कम हो ही रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है, एस्ट्रोजन भी कम हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकेंस बन चुका है, अब कॉर्पस लुटियम है नहीं, कॉर्पस लुटियम खत्म हो गया तो एस्ट्रोजन का भी सोर्स खत्म हो गया। एफएसएच और एलएच तो कम हो ही रहा है, ठीक है, तो हार्मोन सारे कम है। ओवरी में क्या है? जो कॉर्पस एल्बिकेंस है वो है, जो कि शेड ऑफ हो रहा है, ठीक है। यूट्रस में क्या है? एंडोमेट्रियल शेडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये हो गई डे 1 से डे 5 की बात। अब बात करते हैं अपन डे 5 से डे 14 की। डे 14 अपना टाइम है मेन ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन किसकी वजह से आया? एलएच सर्च की वजह से आया। अब बात करते हैं डे 5 से डे 14 की। तो डे 5 से डे 14 में 3 चीज़ें होंगी, वही हार्मोन्स, वही ओवरी और वही यूट्रस। हार्मोन्स में क्या होगा? अब एफएसएच बढ़ेगा, एलएच अभी नहीं बढ़ेगा, सबसे पहले एफएसएच बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, क्योंकि एफएसएच जो ग्रैन्युलोसा सेल्स पे काम करेगा, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज करवाएगा। तो यहाँ पे ओवरी में क्या होगा? जो अपनी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? जो यूट्रस है उसमें क्या होगा? एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है। अब अपन को पता है जब एस्ट्रोजन 200 पिकोग्राम से ज़्यादा है 48 घंटों के लिए, 48 आवर्स, 48 घंटे मतलब 48 आवर्स, तो ये क्या करेगा? एलएच सर्च कराएगा, और एलएच सर्च की वजह से क्या होगा? ओव्यूलेशन। वेरी गुड। अब ओव्यूलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं, ओव्यूलेशन हो गया डे 14 से डे 28। इसमें एक मेन इवेंट आता है डे 22 पे। डे 22 पे अपन को पता है क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी। जो डे 5 से डे 14 होता है, मैं बताना भूल गई, इसको बोलते हैं अपन प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, इस वजह से। अब बात करते हैं अपन किसकी? डे 15 से लेकर डे 28 की। तो यहाँ पे वही 3 हार्मोन, ओवरी और यूट्रस। अब हार्मोन पे क्या होगा? एलएच सर्ज हुआ है तो एलएच की वजह से प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक किस पे जाएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? अपने पास जो एलएच और एफएसएच है वो कम होंगे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक देगा, ठीक है। ओवरी में क्या होगा अपने पास? यहाँ पे क्या होगा? कॉर्पस लूटियम बन जाएगा फ्रॉम द फॉलिकल से, और ये डे 23 से कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। यूट्रस में क्या होगा? यहाँ पे अब डे 22 तक अपनी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो मेंटेन रहेगी, वेट करेगी, कहीं कोई स्पर्म तो नहीं आ रहा जिससे मैं फर्टिलाइज कर सकूँ, फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन जब उसे लगा कि डे 22 के बाद कि अब तो कोई स्पर्म आने के चांस नहीं है, कोई आ नहीं रहा, तो वो टूटना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? अपने पास कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट हो जाएगी कॉर्पस एल्बिकेंस में, फिर कॉर्पस एल्बिकेंस शेड होना शुरू हो जाएगी, दैट रिजल्ट इन द डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेन हो गए अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम बात करते हैं मेन ग्राफ्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या है अपने पास? एफएसएच। ये यहाँ पे सबसे पहले आता है डे 0 का मतलब होता है जो सारे हार्मोन्स हैं वो एकदम लो लेवल पर हैं, बिल्कुल अपने लो लेवल पर, ठीक है। चाहे एफएसएच हो, चाहे एलएच हो, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो। यहाँ पे क्या होगा? जब वो आना शुरू होगा, अब मेंस्ट्रुएशन हो चुका है, मतलब मान के चलो 30वें दिन पे फीमेल का मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया, तो यहाँ पे फॉलिकुलर फेज आना शुरू होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, सॉरी। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? अपने पास एफएसएच जो है वो बढ़ेगी, एफएसएच बढ़ना शुरू होगी, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। अब अपन को पता है जब डे 14 होता है ओव्यूलेशन टाइम, ओव्यूलेशन टाइम पे क्या होता है? अपने पास एस्ट्रोजन एकदम मैक्सिमम होता है, तो इस वजह से क्या होगा? ये थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक दे देता है एफएसएच को भी और एलएच को भी। तो एस्ट्रोजन की वजह से देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन की भी पीक आई ओव्यूलेशन के टाइम पे, एलएच की भी पीक आई और एफएसएच की भी पीक आई, ठीक है, 14 ओव्यूलेशन की वजह से, ठीक है। तो अपन को एफएसएच का समझ आ गया। सबसे पहले थोड़ा बढ़ना शुरू होगा डे 5 से, या डे 3 से डे 5 के बीच में जो एफएसएच है वो बढ़ना शुरू होगा,
ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद ये पीक शो करेगा जब एस्ट्रोजन की पीक आई है तभी, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक देता है, मेनली उसका नेगेटिव फीडबैक रहता है, लेकिन 2 से 3 टाइम्स एफएसएच का अमाउंट बढ़ा देता है। तभी यहाँ पे देखो एलएच की इतनी ज़्यादा पीक आई लेकिन एफएसएच की उतनी पीक नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कम होगा क्योंकि कॉर्पस लूटियम जो है वो रिलीज़ करता है वही एस्ट्रोजन इनहिबिटर जो नेगेटिव फीडबैक डालेंगे तो वो कम होता चला जाएगा। ये बात हो गई अपनी एफएसएच की। अब बात करते हैं अपन एलएच की। तो एलएच तो पता ही है सिर्फ डे 14 पे ही पीक दिखाता है, जो ओव्यूलेशन का टाइम है वहाँ पे पीक दिखाएगा, फिर उसके बाद कम होता चला जाएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन भी अपन को पता है डे 14 पर मैक्सिमम होता है, वहाँ पे होगा। फिर उसके बाद देखो मैं इसको साफ कर देती हूँ। ये देखो इसमें क्या है, जो एस्ट्रोजन उसकी 2 पीक आई, पहली पीक यहाँ और दूसरी पीक यहाँ। दूसरी पीक आई है कॉर्पस लूटियम की वजह से। कॉर्पस लूटियम 3 हार्मोन रिलीज करता था, उसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता था, तो यहाँ पे दूसरी पीक आई। पहली पीक आई क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल से रिलीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से, बहुत थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है एलएच से, लेकिन मैक्सिमम कॉर्पस लूटियम ही रिलीज करता है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक पीक देखने को मिल रही है, जो कि कहाँ पे होगी, डे 22 पे। डे 22 पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है कॉर्पस लूटियम की। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई तो आप रेफर कर सकते हैं नोट्स के लिए। थैंक यू।